नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग यूपी टेट 2026 के सीडीपी विषय के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने व्यक्तित्व को देखा और व्यक्तित्व संबंधित जितने भी परीक्षण थे उसको हमने देखा और उसको हमने बनाया। अब देखिए, आज की वीडियो में कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं। जैसे अगर आप इनको गूगल सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, 3-4 पेज 4-5 पन्ने का मिलेगा, बट उसमें सारी की सारी थ्योरी है, कोई भी काम का चीज़ नहीं है। उसलिए हम सिर्फ उसी टॉपिक को थोड़ा थोड़ा समझेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है, यानी कि उस टॉपिक का मतलब समझेंगे और फिर उस टॉपिक को कवर करके हम आगे बढ़ चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जो छोटे छोटे टॉपिक है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला है आपका सृजनात्मकता। मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत ये टॉपिक आएगा, सृजनात्मकता। अब ये क्या है, इसके विषय में हम लोग एक बार थोड़ा बहुत चर्चा कर चुके हैं, यहाँ भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सृजनात्मकता मतलब होता है क्रिएटिव, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी सोच वाला व्यक्ति जो हमेशा नई चीजों को बनाने के विषय में सोचता है। किसके विषय में? नवीन निर्माण के विषय में जो सोचता है, ठीक है, यानी कि नई चीजें कैसे बन सकती हैं इस विषय में जो सोचता है। साथ ही साथ जो बहुत सारे विचारों को एक साथ सोचता है, बहुत सारे विचारों को एक साथ सोच सकता है या सोचता है। इसके साथ साथ बिखरे विचारों को एक साथ कर सकता है। अब ये बिखरे विचारों का मतलब ये है, जैसे कोई टूटा फूटा हिस्सा हो उसको जोड़ पाए, ठीक है। जैसे अगर हम सिंपल कहें, कोई थ्योरी आए, उस थ्योरी का आधा हिस्सा पढ़ के ही, या 2 लाइन यहाँ से पढ़ के, 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 सबको वो एक साथ मिला करके एक निश्चित परिणाम पे पहुंच पाए। अर्थात क्रिएटिव माइंड या सृजनात्मक व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा नई चीजों को बनाने का प्रयास करता है या नवीन निर्माण का प्रयास करता है। कई सारे विचारों को एक साथ सोच सकता है, साथ ही साथ वह टूटे फूटे या बिखरे विचारों को एक साथ इकट्ठा करके उसका एक उचित परिणाम निकाल सकता है। इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? सृजनात्मक व्यक्ति। और ऐसा व्यक्ति अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे। अपसारी चिंतन मतलब ऐसा चिंतन, जैसे हम कह दें कि ये मार्कर है, एक बच्चा समझेगा मार्कर है, बस हो गया, उसके लिए केवल मार्कर है। दूसरा बच्चा समझेगा मार्कर है, नीला रंग है, व्हाइट है, इसके अंदर कलर है, इधर लाल है, इधर लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि उसके सामने जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है वो एक दो नहीं कई सारे तरीकों को खोजता है उसको हल करने का। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? सृजनात्मक या सृजनात्मकता का धनी व्यक्ति कहलाता है, ठीक है। तो वर्ड आपको सृजनात्मक क्लियर हो गया। अब आप खुद देखिए, सृजनात्मक ऐसा बच्चा कौन होगा? सामान्य बुद्धि वाला या तीव्र वाला? तो आप आराम से बता देंगे तीव्र बुद्धि वाला। तो कुछ चीजें आपके कॉमन सेंस में है, आप उसको आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मकता के बाद हमारा दूसरा शब्द आता है जिसको हमें समझना है, समायोजन। देखिए, पूरा पूरा आपके सिलेबस में है ये समायोजन। देखिए, बात करें समायोजन की, तो समायोजन एक ऐसी अवस्था है या एक ऐसी स्थिति है जिसमें खुद को वर्तमान परिस्थिति के साथ बैलेंस कर लें, वर्तमान परिस्थिति के साथ ढाल लें या बैलेंस कर लें। जैसे बात को समझिएगा, जैसे इस समय गर्मी पड़ रही है, हम आप क्या करते हैं? हल्के कपड़े पहनते हैं, फैन का यूज करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। तो हम आप उस कंडीशन को बैलेंस कर लेते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। जो जीव बैलेंस नहीं कर पाते वो या तो यहाँ से पलायन कर जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे अगर आप देखें, ठंडी में सांप हो गया, छिपकली हो गए, ये सब जीव दिखाई नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि इनसे ठंडी बर्दाश्त नहीं होती। अगर ये बाहर आएंगे तो एकदम सुस्त पड़ जाएंगे या इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हम लोग अपनी बॉडी को चाहे अलाव ताप के या कपड़े का इस्तेमाल करके ढाल लेते हैं। तो समायोजन मतलब वही है, एक ऐसा बच्चा या ऐसा शिक्षक जो बच्चे के अनुसार शिक्षा व्यवस्था को बदल दे या उसी के अनुसार ढल जाए।
या तो बच्चा शिक्षा व्यवस्था के अनुसार अपने आप को ढाल ले। तो ऐसी परिस्थिति या ऐसी स्थिति जिसमें हम स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं, बदल लेते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं समायोजन। क्या कहते हैं? समायोजन। क्लियर हुआ? ये दो शब्दावली हो गई आपकी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला शब्द आता है इसमें कल्पना। देखिए कभी कभी परिभाषाओं में पूछ लेता है, तो हम बस थोड़ा थोड़ा आपको समझाएंगे बस। देखिए कल्पना मतलब ये होता है कि जो आपने कभी चीजें देखी हो या सुनी हो, इनके बारे में या इनके अनुभव पर समझ या इनके अनुभव को समझना। अब बात समझिए कैसे। जैसे आप यहाँ हैं, अगर कोई आपसे कह दे कि बिल्ली कैसी होती है, आपने देखा है, आप तुरंत बताएंगे बिल्ली ऐसी होती है, धारी पड़ी रहती है। ये ताजमहल कैसा है, कहीं आपने देखा होगा चित्र में या कहीं सुना होगा, तुरंत आप उसके विषय में कल्पना करने लगेंगे। अर्थात देखी हुई चीज, जानी पहचानी गई चीज के विषय में सोचना या विचार करना क्या है? कल्पना है। ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया। आगे अगला टर्म आपका आता है चिंतन। बस अब यहां से देखिए हमारी शब्दावली थोड़ी सी बढ़ने लगेगी। अब देखिए चिंतन, ये थिंकिंग क्या है, क्योंकि आपका सिलेबस अब थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो कुछ भी पूछ सकता है। हम किसी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, बस समझना है। अब बताइए इन टॉपिक में क्या दिक्कत हो, बस जानना ही तो था क्या है, बस हो जाएगा। अब आगे आपका थिंकिंग, बात को समझिए। देखिए थिंकिंग क्या है, चिंतन क्या है, चिंतन क्या है। जैसे अब इससे भी आप परिचय होंगे। जैसे देखिए अभी आपके पास समस्या क्या है, आपको किसी भी हालत में टेट या सीटेट निकालना है, तभी आपकी जॉब बनी रहेगी, या जो अभी अनएम्प्लॉयड है उनको निकालना है ताकि वो एलिजिबल है। तो आपके सामने ये समस्या है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप सोचना शुरू करेंगे, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, सिलेबस में क्या क्या है, किस किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें, कौन सा विषय मेरा कमजोर है। और ये आप तब तक करते रहेंगे जब तक आप पास नहीं हो जाएंगे। अर्थात ये सोच रहे हैं, एक थिंकिंग है। तो चिंतन मतलब ये होता है, चिंतन समस्या से लेकर या समस्या शुरू से प्रारंभ होता है और ये समाधान तक चलता रहता है। जब किसी बच्चे के पास कोई समस्या आती है तब वो उसके विषय में सोचना शुरू करता है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या उपकरण लाएं, क्या क्या तरीका अपनाएं, कौन सी बुक्स पढ़ लें, कौन से टीचर को पढ़ लें ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो थिंकिंग या चिंतन वहीं से प्रारंभ होता है जहाँ पे कोई समस्या आती है। तो समस्या समाधान से लेके समस्या की शुरुआत से लेके समाधान तक के विचारों का जो समन्वय है या विचारों का जो प्रोग्रेशन है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं चिंतन। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात को समझिए, यहां से थोड़ा सा अब थ्योरी स्टार्ट हो गई आपकी इंपॉर्टेंट। चिंतन की बात करें तो ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। अब कैसा कैसा आप समझते हैं? देखिए पहला होता है सृजनात्मक चिंतन। अब आप कहेंगे अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं सृजनात्मकता, तो यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? तो वही चीज तो है। सृजनात्मक चिंतन मतलब क्रिएटिव सोच, क्रिएटिव थिंकिंग। देखिए क्रिएटिव थिंकिंग, अब आप कोई चीज बनाने के लिए, कोई नई चीज बनाने के लिए कैसे सोचते हैं, कितना सोचते हैं, कैसे कैसे करके आप नई चीज बनाते हैं, कोई उपकरण, कोई नया नियम कैसे आप बना पाते हैं, कोई नई थ्योरी आप कैसे दे पाते हैं। आपके पास कोई समस्या है, इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या उपकरण बनाया, क्या टूल्स बनाया, क्या टीएलएम बनाया। मान लीजिए आपके पास ऐसे बच्चे आ गए जो मंद बुद्धि के हैं या कमजोर हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप कौन सा टीएलएम बना पाते हैं अपनी सोच के आधार पे। नया टीएलएम, कॉपी नहीं, कोई नया टीएलएम आप कैसे बना पाते हैं, यही है क्रिएटिव या क्रिएटिविटी। और इसके विषय में जब आप सोचते हैं तो यही हो गया थिंकिंग। तो सृजनात्मक चिंतन या क्रिएटिव थिंकिंग। ओके, आगे यानी कि नवीन चीजों के निर्माण में जब हम सोचते हैं या चिंतन करते हैं तो वो हो गया क्रिएटिव थिंकिंग। आगे आपका आता है अभिसारी चिंतन। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब ये क्या है समझिए। देखिए अभिसारी मतलब होता है ना, अगर आप साइंस पढ़े होंगे, इसका मतलब होता है एक जगह पे आ जाना, सभी किरणों का एक जगह पे आ जाना। अर्थात अभिसारी चिंतन का मतलब होता है केवल एक
केवल एक समाधान खोजना, केवल एक समाधान खोजना, या केवल एक ही उत्तर मिलना, केवल एक ही उत्तर मिलना। ठीक है, जैसे जब बच्चे के पास किसी प्रकार की समस्या आती है, अगर बच्चा केवल उसका एक ही उत्तर खोज रहा है, तो इस प्रकार के चिंतन को हम कहते हैं अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग जैसे फॉर एग्जांपल हमने बच्चे से पूछा कि बताओ हाथ में कितनी उंगली है, हाथ में कितनी उंगली है। चलिए मान लीजिए एक हाथ में, ठीक है, हमने पूछा एक हाथ में कितनी उंगली है, बच्चा पट से करेगा 1 2 3 4 5, सर 5 उंगली है। तो इसका एक ही आंसर होगा, 5 के अलावा 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। देखिए किसी किसी के में 6 होता है, बट मैक्सिमम 5 ही है, फिक्स है। ठीक है, दूसरा हमने कह दिया कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो बच्चा बताएगा सूर्य, एकमात्र उत्तर, उसके अलावा दूसरा उत्तर हो ही नहीं सकता। हम पूरे संपूर्ण मानव जाति कहाँ रहती है, पृथ्वी पे, ना तो मंगल बताएगा, ना तो सूर्य बताएगा, ना तो बुध बताएगा। अगर बताएगा तो गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे प्रश्न या ऐसी समस्याएं जिसका केवल एक ही समाधान हो और उसके विषय में सोचा जाए, तो उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन। ठीक है, क्लियर कर रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो आप एकदम कंफर्म रहिए। सी नंबर अपसारी चिंतन। अब देखिए वहां क्या करेगा ना, आपको एग्जाम्पल दे देगा, फिर पूछेगा ये चिंतन का कौन सा प्रकार है, तो आपको वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब हम सोच रहे हैं आपको टेस्ट प्रारंभ करें क्योंकि हमारा सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब होता है खुली सोच, खुली सोच या खुले छोर के प्रश्न। यहां पे था बंद छोर, बंद छोर मतलब जिसका केवल एक ही उत्तर पॉसिबल था। अब खुली सोच या खुले प्रश्न जिसके बहुत सारे आंसर पॉसिबल हो। जैसे हम बच्चे से कह दें पानी बचाने हेतु आप क्या करेंगे, पानी बचाने हेतु आप क्या करेंगे। अब देखिए हर एक बच्चा अलग अलग बताएगा। कोई बच्चा बताएगा सर पानी को सुरक्षित रखें, कोई गड्ढा कर देंगे, कोई कहेगा गंदा नहीं करेंगे, कोई कहेगा संभाल संभाल के पिएंगे, कोई कहेगा सर उसको ढक देंगे, कोई कहेगा पानी गंदा ना हो या कचरा ना हो, उसको बढ़िया से नाली से पास करा देंगे, तालाब में चला जाए, तालाब में भैंस को नहीं नहलाएंगे। अर्थात एक ही प्रश्न पे बच्चे ने बहुत सारे उत्तर दे दिए, और क्या कोई उत्तर गलत है? नहीं है। तो आप किसी उत्तर को काट भी नहीं सकते और किसी को आप परफेक्ट सही भी नहीं कह सकते। तो जब भी कोई ऐसी सोच या जब भी कोई ऐसी समस्या आए जिसके बहुत सारे उत्तर पॉसिबल हों, तो उसी के विषय में जो भी उत्तर पॉसिबल होते हैं सोचने के पश्चात, उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन। क्लियर हुआ? अपसारी चिंतन वाला बच्चा क्रिएटिव भी होगा या क्रिएटिव बच्चा अपसारी चिंतन करेगा, क्योंकि जब नई नई चीज आप बनाएंगे तो बहुत सारी चीजों को आप सोचेंगे या बहुत सारी चीजों को आप अपने माइंड में चला करके उसके कई सारे रास्ते या कई सारे उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टर्म आपका आता है तर्क। ठीक है, तर्क। देखिए तर्क मतलब क्या होता है? देखिए तर्क क्या है? तर्क एक मानसिक क्रिया है, दिमाग की एक क्रिया है जो विषय वस्तु की सार्थकता को जांचता है या कह लीजिए चेक करता है। जैसे बगैर किसी तर्क के आधार पे हम ये मानते हैं या तर्क के आधार पे हम सिद्धांत की सार्थकता को चेक करते हैं। जैसे अगर किसी ने कह दिया कि लड़कियां पढ़ाई में कमजोर होती हैं, है ना, अब हम दिमाग लगाएंगे अरे ऐसे कैसे होती हैं, वो भी पढ़ने में अच्छी होती हैं, अच्छे मार्क्स वो भी लाती हैं, तब हम उससे बहस कर लेंगे। जैसे आपसे कोई कह दे तुम ये नहीं कर सकते, अगर आपको उस चीज में जानकारी रहेगी आप बहस कर लेंगे, कैसे नहीं कर सकते, आओ बताओ तुम्हें कितना आता है, हमको कितना आता है। अर्थात आप अपने तर्क के साथ लॉजिकल थिंकिंग के दौरान या लॉजिकल थिंकिंग करते हुए आप उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे और उसको गलत साबित करेंगे अगर वो गलत कह रहा है तो। ठीक है, तो सही गलत की पहचान या जो भी तथ्य आपके सामने है, जो भी विषय वस्तु आपके सामने है, जो भी शिक्षा प्रणाली आपके सामने है, उसको तर्क के अनुसार सही या गलत जांचना या मापना क्या होता है, ये तर्क का हिस्सा होता है। या
जांचना या मापने के लिए जो हम सोचते हैं, जो प्रक्रियाएं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तर्क कहते हैं। क्लियर हुआ? तर्क में देखिए दो हिस्से आते हैं, एक आता है निगमन, निगमनात्मक तर्क, और दूसरा आता है आगमन, आगमनात्मक तर्क। देखिए अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको शिक्षण विधि बताई थी। शिक्षण विधि मैंने बताया था, एक बताया था निगमन विधि, एक आगमन विधि। सेम वही चीज यहाँ अप्लाई कर देना है। देखिए निगमन में क्या होता है? निगमन में तर्क के आधार पे हम नियम को सही मानते हैं या नियम को सही मानने का प्रयास करते हैं। भाई नियम तो यही है ना, नियम तो यही है। तो जैसे कि नी से निगमन, नी से नियम, नियम को हम तर्क के आधार पे सही मनवाते हैं या मानने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम कह दें एक्स मरा, ठीक है, एक्स मर गया, या मान लीजिए एक्स मरा। एक मिनट, देखिए एक्स मर गया, ठीक है, एक्स मर गया, या कह ले, देखिए अच्छा ये गलत एग्जांपल हो जाएगा, छोड़िए। अब हमें नियम फॉलो करना है। जैसे हमने कह दिया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या मान लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल। हमने कहा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। कैसे? हमने उसको प्रूफ कर दिया, उसका नियम अप्लाई किया, हमने देखा एग्जैक्ट आ गया, तो हमारा ये हो गया निगमनात्मक तर्क। हमने तर्क लगाया और उसको निकाल दिया। वही अगर आगमन की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम पहले उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते हैं, फिर नियम की ओर चलते हैं। जैसे हमने कह दें ए की मृत्यु हो गई, किसकी? ए की मृत्यु। बी की भी मृत्यु हो गई, क्योंकि मृत्यु सबकी होनी है। तो क्या ये सही नहीं है? भाई हमने कहा कि एक ए मरा, बी भी मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि सबकी मृत्यु होनी है। तो जहां पे शब्द क्योंकि लगने लगे वो आएगा आपका आगमन वाला। उदाहरण सहित हम समझा रहे हैं। हम लोग कहते नहीं है, देखो बेटा गणित में ये लाभ हुआ, ये हुआ, क्यों लाभ हुआ? क्योंकि उसने 10 रुपए दिया, 12 रुपए प्राप्त किया, तो 2 रुपए का लाभ हुआ। ये ना बोलते हैं क्योंकि, क्योंकि हुआ। और अक्सर हम लोग बोलते हैं देखो बेटा वो साइकिल से गया इसलिए गिर गया, साइकिल से गया इसलिए गिर गया। हमने नियम बताया पहले, गया कैसे? साइकिल से गया तब गिरा। तो ये होगा, जब इसलिए शब्द आने लगेगा तो निगमनात्मक तर्क, जब क्योंकि शब्द आने लगेगा तो आगमनात्मक तर्क। क्लियर? ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये कुछ छोटी छोटी शब्दावली हैं जिसपे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा जिसको हम समझेंगे। देखिए हो गया ये। देखिए अभी आपको ये लग रहा होगा यार क्या है ये, वाकई में इस टॉपिक में उतनी जान नहीं है, थोड़ा सा ये थिंकिंग वाले में है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग, बट सिलेबस में है तो थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। बाकी देखिए आपका लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है जिसमें वो सब चीज़ें आ गई हैं। अब उसमें एग्जाम्पल कैसे देता है, कैसे प्रैक्टिस कराता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम एक ही चीज़ को बारीकी से समझ लेते हैं फिर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम जल्द ही गूगल फॉर्म के माध्यम से अब टेस्ट प्रारंभ करेंगे CDV वाला, ठीक है? अब देखिए अगला हमारा टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, समावेशी शिक्षा। देखिए अब हम ये तीसरे खंड पे स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? समावेशी शिक्षा, चलिए समझते हैं। पहले समझते हैं समावेशी शिक्षा है क्या। देखिए सिंपल लैंग्वेज में समावेशी शिक्षा मतलब है सभी को शिक्षा। क्या है? सभी को शिक्षा। अब देखिए इसमें परिभाषा में जाएंगे तो कंफ्यूज है, पता नहीं क्या क्या लिखता रहता है, लेकिन आप एक लाइन में समझिए, सभी को शिक्षा। सभी को शिक्षा मतलब क्या? जैसे आपका कोई अपवंचित वर्ग हो, आप कहेंगे आप ये कौन कौन सा शब्द ला रहे हैं आप, अपवंचित वर्ग क्या होता है समझाते हैं। देखिए जैसे आपका कोई अपवंचित वर्ग हो, भाषा से पिछड़ा हुआ वर्ग हो, जाति से पिछड़ा हुआ वर्ग हो, क्षेत्र से पिछड़ा हुआ वर्ग हो, लैंगिक वर्ग हो, लैंगिक मतलब बालक और बालिका, या इधर
दिव्यांग बच्चे हों। अब देखिए दिव्यांग में कई प्रकार के बच्चे आते हैं, तो अभी हम लिख देते हैं दिव्यांग बच्चे हों। ठीक है, किसी भी समुदाय का बच्चा हो, मतलब जाति का, चाहे जनरल हो, एससी हो, ओबीसी हो, कोई भी भाषा बोलने वाला बच्चा हो, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी, भोजपुरी, कोई भी भाषा बोलने वाला बच्चा हो, किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, चाहे शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे आदिवासी हो, और किसी भी लैंगिक का हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, और चाहे ट्रांसजेंडर हो, सभी को एक प्रकार शिक्षा मुहैया कराना या एक प्रकार की शिक्षा प्रणाली से जोड़ना समावेशन है। तो समावेशन शिक्षा समझ में आ गया? एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सभी के लिए समान अवसर दे, सभी के लिए समान हो, या एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां पर सभी बच्चों को एक समान देखा जाए और उन्हें एक ही शिक्षा मुहैया कराई जाए या एक ही शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाए, उसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा। क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा। क्लियर हुई बातें? चलिए अब कुछ चीजों को हम समझते हैं। देखिए, अगर समावेशी शिक्षा की हम बात करें, इसमें हम कौन कौन से प्रमुख पहलू हैं, कौन से प्रमुख बिंदु हैं, इसके विषय में हम बात करें तो चलिए समझते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा से आपको कुछ चीजें दिमाग में तो आ गई होंगी कि यार एक तो ये हमें करना है कि जैसे बच्चे हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो क्या इसका स्लोगन या इसका आदर्श वाक्य ये नहीं हो जाएगा कि छात्र अनुसार, जैसे बच्चे हैं उनके अनुसार स्कूल हो, छात्र के अनुसार स्कूल हो, ना कि स्कूल अनुसार बच्चे। अब बताइए दोनों में कौन सा वाक्य सही लग रहा है? पहला कह रहा है कि छात्र के अनुसार स्कूल हो, क्या ये सही है? या स्कूल के अनुसार छात्र हो, ये सही है? तो आप पाएंगे ये सही है, जैसे बच्चे हो वैसा ही स्कूल हो। ये कौन कहता है? ये कहता है समावेशी शिक्षा। क्या कहता है? समावेशी शिक्षा। अब आइए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कुछ पहलुओं पे चर्चा कर लेते हैं। पहला है विविधता का सम्मान करना, दूसरा है बाधा मुक्त वातावरण, देखिए बात तो समझिए, विविधता का सम्मान करना। विविधता मतलब वही है जैसे बच्चे में अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है, जैसे बच्चे का रंग रूप, उसके आधार पर बच्चों में भेदभाव मत कीजिए। बालक है बालिका है उसके आधार भेदभाव मत कीजिए। भिन्न भिन्न भाषाएं बोलता है उसके आधार पर भेदभाव मत कीजिए। किसी वर्ग समुदाय का है, एससी है, जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, उसके आधार पे आपको भेदभाव नहीं करना है। सबका आपको सम्मान करना है और उसी हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को चलाना है। तो विविधता का सम्मान मतलब ये है, विविधता किसी भी प्रकार की हो सकती है, रंग रूप से, भाषा से, जात से, वर्ग से, क्षेत्र से, सबका आपको सम्मान करना है और एक ही शिक्षा प्रणाली लेके चलनी है जिसमें बच्चे सीख पाए। बाधा मुक्त वातावरण मतलब इसमें सभी बच्चों को एक समान अवसर देना। ऐसा नहीं कि किसी विशेष पे आप पक्षपात करें कि बच्चा अच्छा लग रहा है दिखने में, पढ़ने में, तो इसको हम खेलने का ज़्यादा अवसर देंगे, दूसरे वाले को चलो कक्षा में बैठो, ऐसा नहीं करना है। या लड़कियों को क्रिकेट नहीं खेलना है, कबड्डी नहीं खेलनी है, तुम लोग केवल जाओ टीवी देखो, लूडो खेलो, ऐसा नहीं है। सभी को, बच्चों को सबको एक समान वातावरण में ले जाना है। ठीक है, तो बाधा मुक्त, कहीं भी रोक टोक ना हो, प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक बच्चे के दिमाग में ये हो कि जो ये कर रहा है वो हम भी कर सकते हैं, या जो इनको मिल रहा है वो हमको भी मिलता है। ऐसा व्यवस्था रहेगा तभी माना जाएगा कि समावेशन शिक्षा आपका पूर्ण तरीके से कारगर है या लागू है। कोई दिक्कत बताइए। तीसरा है लचीला पाठ्यक्रम। लचीला पाठ्यक्रम मतलब ये है, मान लीजिए आपका आयोग द्वारा या विद्यालय द्वारा कुछ पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया, लेकिन इस वर्ष आपके बच्चे थोड़े कमजोर आ गए, तो पाठ्यक्रम में आप संशोधन कर दें या पाठ्यक्रम में बराबर संशोधन होता रहे और पाठ्यक्रम को बच्चों के हिसाब से हमेशा बनाया जाना चाहिए। तो लचीला, लचीला मतलब ऐसा हो कि ना ज्यादा कठिन हो ना ज्यादा सरल हो, बच्चे के अनुसार हो। कोई दिक्कत?
आप देख पा रहे होंगे, देखिए इसमें जो भी प्रक्रियाएं की जा रही हैं वो सब इसलिए की जा रही है ताकि बच्चों को पार्टिसिपेशन अच्छे से हो। तो लास्ट वाला यही है, समान भागीदारी। हर एक बच्चा समान भागीदारी इसमें ले, या उसको समान अवसर मिले हर चीज सीखने का, पढ़ने का, लिखने का, खेलने का, बोलने का, सब चीज का उसको समान अवसर मिले। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर होगी बातें? अब आपके दिमाग में दो बातें आ रही होंगी, उस बात को भी क्लियर करते हैं। देखिए, समावेशन की बात करें तो समावेशन हम दो प्रकार से करते हैं। एक होता है पूर्ण समावेशन, जिसकी बात अब तक हम लोग कर रहे थे। पूर्ण समावेशन मतलब ये है, आपको ये नहीं देखना है किस वर्ग का बच्चा है, कैसा बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, दृष्टिबाधित बच्चा है, श्रवण बाधित बच्चा है, बोल नहीं पाता, सबको एक साथ पढ़ाना पूर्ण समावेशन है। तो आप बताइए क्या ये लागू हो पाएगा? आप खुद सोचिए, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पहला पार्ट पूर्ण समावेशन और दूसरा पार्ट रखा गया है आंशिक समावेशन। आंशिक समावेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, बस समावेशन तो इसमें भी होगा, बट विशेष बच्चों के लिए कुछ अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं। कुछ अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा, जैसे अगर दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग कर दीजिए, और जो भी आप टाइल्स लगाए खुरदुरा लगाइए ताकि अपनी छड़ी से चला जाए। जो बच्चा बोल नहीं पाता उसके लिए आराम से समय दीजिए, बोल पाए। जो बच्चा सुन नहीं पाता उसको कक्षा में आगे बैठाइए, उसके लिए मशीन का मुहैया कराइए। जो बच्चा चल नहीं पाता उसके लिए बैसाखी वगैरह, या आप कह लीजिए कि चलने के लिए व्हील चेयर वगैरह, इन सबको उपलब्ध कराइए। शौचालय में दिव्यांग शौचालय बनवाइए। तो अनेक प्रकार की चीजें हो, रैंप और रेलिंग की सुविधा हो जिससे बच्चा पकड़ पकड़ के चल पाए। तो ये सब कुछ विशेष सुविधाएं दे करके बच्चों को भी समावेशन कर लिया जाता है। लेकिन आंशिक समावेशन इसलिए नाम कहा गया कि कुछ थोड़ा बहुत सुविधाएं बच्चों को दी जानी चाहिए, नहीं तो वो पीछे रह जाएंगे। क्लियर हो गई बातें? तो पूर्ण समावेशन और आंशिक समावेशन क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समावेशन स्टार्ट हो चुका है हमारा। यहाँ पे अभी हमने आपको थोड़ा थोड़ा आपको झलक दे दिया। क्या? दृष्टि बाधित बच्चा, श्रवण बाधित बच्चा, और वाक बाधित बच्चा, और अस्थि बाधित, यानी कि जो चल नहीं फिर नहीं पाता, जो बोल नहीं पाता, और जो सुन नहीं पाता, जो देख नहीं पाता, इन बच्चों को भी हमें पढ़ना है, वो भी समावेशन के अंतर्गत ही। पहले हम कुछ अन्य चीजों को निपटा देते हैं। देखिए इसमें आपके सिलेबस में शब्द हमने आपको लिखा था अपवंचित वर्ग। ये क्या होता है? देखिए अपवंचित वर्ग मतलब ये है ऐसा वर्ग जो पढ़ाई लिखाई से किसी कारणों से उस क्षेत्र में पीछे रह गया है। जैसे एससी वर्ग, एसटी वर्ग और ओबीसी, ये तीन वर्ग ऐसे हैं, जैसे इन्हें कहते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ये पिछड़ी जाति। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे समुदाय हैं जो किसी कारण की वजह से, चाहे घुमंतु परिवार कह लीजिए, चाहे आर्थिक दृष्टि से कह लीजिए, चाहे इनकी शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं रही है उस वजह से कह लीजिए, इनकी शिक्षा व्यवस्था पीछे हो रही है। तो इनको आरटीई 2009 ने 25% सीट आरक्षण करके शिक्षा देने का प्रावधान बनाया है। अर्थात हर स्कूल कॉलेज में 25% इनकी भागीदारी होना आवश्यक है, या इनको 25% आरक्षण मिलना चाहिए, तभी इनका समावेशन हो पाएगा। ठीक है, जैसे कोई बहुत बड़ा कॉलेज है, अगर वहां 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन 100 बच्चे में 25 बच्चे इन तीनों वर्ग के होने चाहिए। क्लियर हुआ? ऐसा सुविधा सरकार ने किया है। तो ये तो हो गए अपवंचित वर्ग के बच्चे। क्लियर हुई बातें? आगे देखते हैं। उसके बाद में अगर आप देखें तो आर्टिकल 46 में भी ये बात कही गई है संविधान के कि इनको शिक्षा दी जाए। अगला आता है का भाषा के आधार पर समावेशन। देखिए भाषा के आधार पर समावेशन का पहला मतलब ये है कि प्रत्येक बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। अब जरा बात को समझिए, जैसे एक बच्चा भोजपुरी का गया स्कूल पढ़ने, अगर आप उसको इंग्लिश पढ़ाएंगे, डायरेक्ट इंग्लिश बोलो तो डरने लगेगा। तो पहले बच्चे को भोजपुरी में ही पढ़ाइए, भोजपुरी में ही पढ़ाइए, फिर भोजपुरी पढ़ाते पढ़ाते फिर उसको धीरे धीरे तो सुधार कराते कराते लाइए कहाँ पे? हिंदी पे, और हिंदी के साथ सुधार कराते कराते कहाँ लाइए? अंग्रेजी पे। ठीक है, या जो भी भाषा आप उसको सिखाना चाहते हैं, संस्कृत है संस्कृत, इंग्लिश है इंग्लिश, उर्दू है उर्दू, फारसी, जो सिखाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है
भाषा का समावेशन तात्पर्य यह है, सबसे पहले बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दीजिए, मातृभाषा की हेल्प से लेके जाइए हिंदी पे जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, फिर उसके बाद लेके जाइए थर्ड भाषा पे जो आप उसको सिखाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से देखें 1, 2 और 3 त्रिभाषी सूत्र, त्रिभाषी सूत्र का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत त्रिभाषी सूत्र का उपयोग करना चाहिए या त्रिभाषी सूत्र का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, जैसे है धर्म समावेशन, किसी भी धर्म समुदाय के हो आपको पढ़ाना ही है। जाति समावेशन मैंने आपको बता ही दिया, वर्ग समावेशन वो भी बता दिया, क्षेत्र समावेशन बता दिया हम लोग को। क्षेत्र समावेशन का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा मान लीजिए बहुत ही पिछड़े क्षेत्र से आया है, और जैसे मान लीजिए कोई शहर से आया, कोई टाउन से आया और कोई गांव से आया, तो ऐसा नहीं कि शहर वाले को शहर के हिसाब से, टाउन वाले कस्बे वाले को कस्बे के हिसाब से, गांव वाले गांव हिसाब से, नहीं, तीनों को मिला करके एक ही शिक्षा प्रणाली, किसी भी क्षेत्र से आए। ठीक है, क्लियर रहेगा। आगे देखिए, ये क्लियर होने के बाद में एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है हमारा लैंगिक समावेशन। ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान दीजिएगा। लैंगिक समावेशन अर्थात बॉय प्लस गर्ल, इनको साथ में पढ़ाना है। ठीक है, देखिए प्रत्येक लड़के को, प्रत्येक लड़की को या प्रत्येक बच्चे बच्चियों को, दोनों को साथ में पढ़ाना, एक साथ उनको शिक्षा देना। प्रत्येक जैसे देखिए, लड़कियों को किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं नापना, या लड़कों को किसी भी क्षेत्र में लड़कियों से ज्यादा नहीं नापना, सबको एक समान मान के शिक्षा देना क्या है, लैंगिक समावेशन, या आप कह लीजिए समावेशन शिक्षा के अंतर्गत जब हम ऐसी शिक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं जिसमें सभी लड़कों को लड़कियों के समान या लड़कियों को लड़कों के समान मान के शिक्षा दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं लैंगिक समावेशन। क्या कहते हैं, लैंगिक समावेशन। तो आपसे पूछेगा वो कि एक कक्षा में बच्चों बच्चियों को एक समान रूप से शिक्षा दी जाती है, वो यहाँ समावेशन का कौन सा प्रकार है पूछेगा, जाति वाला, लैंगिक, वर्ग या भाषा, तो आप बांट दीजिएगा लैंगिक। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, लैंगिक समावेशन में रूढ़िवादिता का अंत होना चाहिए। रूढ़िवादिता मतलब ये है कि बच्चियां केवल खाना बनाएंगी, पढ़ेंगे नहीं, इसका पूरी तरह से अंत होना चाहिए। इस शिक्षा व्यवस्था में बच्चे बच्चियों की तुलना नहीं करनी है। पहली चीज, तुलना मतलब ये होता है कि वो तुमसे अच्छा है, ये तुमसे खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और उसके साथ साथ इसमें वरीयता बिल्कुल नहीं देनी है। ठीक है, वरीयता बिल्कुल नहीं देनी है। वरीयता मतलब बच्चे ये काम करेंगे, बच्चे ये काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सब एक साथ काम कर सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने पहले कुछ छोटे टर्म्स को देखा, जैसे सृजनात्मकता, कल्पना, चिंतन। फिर हमने समावेशी शिक्षा की शुरुआत कर दी है, जिसमें हमने कुछ टर्म्स को देखा। अब अगली क्लास हम लोग समावेशी में जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बोलने वाले अक्षम बच्चे, शारीरिक रूप से दिव्यांग, मानसिक रूप से दिव्यांग, दृष्टि रूप से और श्रवण रूप से, उनको हम चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है, आपको सिलेबस कवर होता हुआ दिख रहा है, प्रीवियस ऐसा आपको लाभ मिल रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए